हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, मानव भूगोल। तो हम लोग आपका देखेंगे, ठीक। और इसका पहला चैप्टर है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को हम लोग आपका पढ़ेंगे और इस पर बात करेंगे। आप भूगोल को एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय आप में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप में अंतर वस्तु को याद कर सकते हैं जो चीजें हमने पढ़ी हैं? इस अध्याय में हम बृहद रूप से आप परिचय भूगोल की प्रकृति के कारण से था। आप भूगोल के महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित होंगे यदि अध्यापन को पुनः पढ़ें। मानव भूगोल का मुख्य भूगोल को ज्ञात किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन में क्षेत्र के रूप में भूगोल सकारात्मक और अनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना और परिघटना का जो दिक् और कलाओं के लिए में संदर्भित है का भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल के किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी दो प्रमुख घटक हैं? प्राकृतिक जीवन के रूप में मनुष्य सम्मिलित है। अपने परिवेश में भौतिक और मानवीय घटक की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करती है और मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण में जगत के बीच संबंध और परिघटनाओं को आपका परिचालित करती है। ठीक। क्या आप इस अध्याय में पहले बोध मतलब ज्ञान है कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव की के घर के रूप में समझना है? कि भूगोल में क्या देखा गया है कि जो पृथ्वी है वो क्या है? मानव का एक घर के रूप में समझना है जिसमें मानव को पोषित किया जाता है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया है। इसका आशा है कि तर्क और वितर्क आरंभ हो गया। एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने सिद्धांतकार यानी के नोमोथेटिक अथवा वितरण भावी चित्रात्मक होना चाहिए। क्या आपको विषय वस्तु में व्यवस्थित किया जाना चाहिए? इसके अध्ययन में आप उपागम प्रादेशिक क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटना के दृश्य से सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए? ऐतिहासिक सिद्धांत उपागम के आधार पर ये बौद्धिक सभ्यता के मुद्दे रहे। अंत आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच द्वंद्व नहीं है क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाजित तत्व है। इसमें समग्रता देखी जानी चाहिए कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन शरीर की रचनात्मक और प्रत्याग के रूप में किया गया है। हम सामान्य पृथ्वी को तूफान की आंखें, नदी, मुख, हिमनद, क्षोभ, जलडमरू, ग्रीवा और मृदा की परिछेखा का वर्णन करते हैं। इसी प्रादेशिक गांव, नगरों और जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य के जीवित के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, राजमार्गों के जाल को प्रायः परिसंचर की धमनी के रूप में वर्णित किया गया है। क्या आप अपनी भाषा को ऐसे शब्द और अभिव्यक्ति को कृत कर सकते हैं जो मूल प्रश्न है? क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं? जब आप इतनी जटिलता से आप जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिए। अब है मानव भूगोल। ह्यूमन मानव भूगोल की एक जनरल व्यवहार की जो परिभाषा है वो आपने देखी। अब इससे की परिभाषा, इससे आगे की परिकल्पनाएं आप लोग गौर करके पढ़ो। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल एक ज्योग्राफर हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जो मानव भूगोल है मानव समाज और धरातल के बीच को संबंध को क्या कहता है? संश्लेषित, यानी कि एक जुड़ा हुआ सा अध्ययन। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कि जो भूगोल क्या है, मानव भूगोल जो क्या है, अनस्टेबल जो अर्थ है उसकी क्रियाशील मानव के बीच में क्या संबंध है, के बीच परिवर्तनशील संबंध है। एनएनसी सिंपल ने इस परिभाषा को दिया है।
टेम्पल की परिभाषा में संबंधों को क्या बताया है? गंत्यात्मक मुख्य बताया, यानी कि जो परिवर्तनशील है, जो चेंज होता था, अस्थिर है, बदलता रहता है, उन्होंने उस पर फोकस किया है। हमारे पृथ्वी को नियत करने वाले भौतिक नियम और इसमें गहन जीव के माध्यम से संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न परिकल्पना है। पाल डिजाइन डी बलास मानव भूगोल और मानव मनुष्य के संबंधित अंतःस्पर्श की जो संकल्पना है वो उसको आपका प्रस्तुत करते हैं, वो आपका ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। तो एक बार बढ़ने से पहले सभी बच्चे गौर करके इन परिभाषाओं को लिखें। मैं वापस कर दे रहा हूं, पहली परिभाषाओं को लिखिए। ठीक, चलिए, जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हो गया? अगली परिभाषाओं को पढ़े बेटा। चलिए आगे बढ़ जाएं। और ये थर्ड, दोनों को करें, दोनों की परिभाषाओं को लिखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाती है कि एलन सैंपल की मानव भूगोल की परिभाषा को लिखिए। 1 नंबर 2 नंबर में मिल सकती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर उन्होंने दी है परिभाषाएं तो हम इनको याद करके चलें, इनको लिखते। हो गया? चलिए बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जाति, सामाजिक, संस्कृति, पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन की परस्पर अंतरक्रिया द्वारा करता है। तो मानव भूगोल क्या है? जो हमारा फिजिकल आपका पर्यावरण है और मानव जाति संस्कृति के जो अंतर संबंध है उनकी बात करता है। आपकी अपनी 12वीं कक्षा की पुस्तक भौतिक मूल के भौतिक पर्यावरण तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये भौतिक तत्व भू, आकृति, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति, विविध जात, प्राणी जात है। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भूगोल पर्यावरण द्वारा प्रदान की है, आपने क्रियाकलाप द्वारा किया है? गांव, घर, नगर, सड़क, रेल, जाल का उद्योग, पतन, दैनिक उपभोग, आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति, अन्य सभी तत्वों द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किया गया है। जब भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया जाता है तब साथ ही मानव के जीवन को भी प्रभावित करता है। ठीक, क्या करता है? मानव का जो जीवन है ये उसको आपका प्रभावित करता है। मानव का प्राकृतिकता और प्राकृतिकता का मानवीयकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने अंतःक्रिया करता है। यह एक महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न है, क्या निर्माण है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों और तकनीकी की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी की समाज के सांस्कृतिक स्तर के सूचक है और मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरणार्थ घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज, हमारी सहायता और इसी प्रकार में डीएनए और आनुवंशिकी रहस्यों की समस्याओं ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने के लिए योग्य बनाया है। अधिक तीव्रता से चलने वाली विकसित वायु, हम वायु के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी मनुष्य के पर्यावरण की बंदिशों का काम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण में अंतःक्रिया आरंभिक अवस्था इस मानव के प्रभाव हुआ है, उनके प्रकृति आदेश के अनुसार ढाल लिया है। कारण यही है कि प्रकृति का अंतःस्तर निम्न है। मानव में सामाजिक विकास की अवस्था आदिम है। आदिम समाज मानव और प्रकृति पर प्रबल शक्ति के बीच अंतःक्रिया पर्यावरण का नव निश्चयवाद है। क्या है? आदि मानव समाज और प्रकृति में प्रबल क्रियाओं के बीच इस प्रकार की अंतःक्रिया पर्यावरणीय निश्चयवाद गया है। तो प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था को हम प्रकृति मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति की सुनता है और उसकी प्रचंड भयभीत होकर उसकी पूजा करता है। आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर में प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। ये अन्य आदिम समाज का संबंध पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णता व सामंजस्य बनाए हुए है। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्राकृतिक
शक्तिशाली बल, पूजनीय सकारात्मक इन चीजों को संरक्षित है। सतत पोषणी हेतु मानव प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। ऐसे समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप में धारण। समय के साथ लोग पर्यावरण और प्रकृति बलों को समझने लगे हैं। अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के साथ मानव बेहतर है। आर्थिक संबंध प्रौद्योगिकी विकसित है। ये अभाव की अवस्था में स्वतंत्र की अवस्था की ओर अग्रसर है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संसाधनों का जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छत्र सर्वत्र है। उनकी भूमि की क्रिया विशालता, नगरीय प्रसार, क्षेत्रीय फलोद्यान, तरंगी पहाड़ियां, चरघटे, पतनों का तटों, महासागरीय अंतरिक्ष उपाधि में इन पहले विद्वान ने इनको संभावनावाद का नाम दिया। जो हमारे सामने नई नई चीजें आई हैं, पहाड़ विशाल, ये विश्राम गृह, ये जो नई नई चीजें हमको देखने को मिली है, इनको ज्योग्राफर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। संभववाद का नाम। ठीक, देख लिया संभववाद, इस तरह से देखा है उन्होंने संभववाद को, और मानव उसका उपभोग करता है। तो जो प्रकृति ने हमको अवसर प्रदान, हम क्या कर रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं। जैसे पेड़ दिया है, पौधे दिए हैं, जल दिया है, जमीन दी है, तो और हम क्या करते हैं, इसका उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक, और तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। ठीक, तो मानवीय प्रयास क्या बनने पड़ती है, छाप पड़ने लगती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है? प्रौद्योगिकी जिसके कारण ट्रोहाइड के लोग, अन्य लोग प्रकृति द्वारा अंतर्मुखी अवधि पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए। क्या आप ऐसे अंत्य को दृष्टि को जानेंगे जो उदाहरण ढूंढने के लिए गूगल वेता ग्राफिक टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। किसने? ग्राफिक टेलर ने। दो विचार पर्यावरणीय निश्चितवाद और संभावनावाद के बीच का मार्ग को परिलक्षित करते हैं। उन्होंने इस नव निश्चयवाद और अथवा रुको और जाओ निश्चितवाद का नाम दिया। जो आप नगर में रहते हैं, जो नगर देख चुके हैं, जरूर जानेंगे कि चौराहे पर यातायात पर यात्रा बत्तियां हैं। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, एबर यानी कि पीली, और लाल और हरी बत्ती के बीच में रुक कर जाओ। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट जो होती है, जहां पर चौराहा होता है वहां लाइट लगी होती है रेड, और एक एबर होती है जिसको पीली कहते हैं। तो लाल और हरी बत्तियों के बीच में क्या होता है, आप येलो को देखते हैं, ठीक है। रेड होती है यानी कि आपको रोकना होता है, ग्रीन हो गई आपको चलना होता है, येलो और रेड के बीच में आपका कुछ जो है आपकी येलो की लाइट जलती है कि रुक जाइए, अब या तो ग्रीन होगी या आपका रेड होगी। इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलती है। हरी बत्ती बताती है जाओ, संकल्पना प्रदर्शित करती है, तो यह नियत आवश्यक स्थिति है, पर्यावरणीय निश्चितवाद है। अब देखो इसी को ज्योग्राफर ने क्या लिंक करके बताया कि मान लीजिए अगर हरी बत्ती का अर्थ है जाओ, तो संकल्पना दर्शाती है कि ना तो नियत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नियत स्वतंत्रता। तो नियत स्वतंत्रता को दिखाया है आपका संभावनावाद को, और इसको दिखाया है निश्चितवाद। इसका अर्थ है कि प्रकृति और नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेत को प्रचुर देना होगा। जब प्रकृति रूपांतरण को स्वीकार करती है तो विकास के प्रयत्नों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण को हानि ना करे, संभावनाओं को उत्पन्न न किया जा सके, अनाधुंध रफ्तार से मुक्त नहीं होती, तो विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा चलाई गई मुक्त चालक के परिमाण स्वरूप हरित गृह प्रभाव, अमेजन परत अवक्षय, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिमानी, निम्नलिखित भूमियां नव निश्चितवाद संकलवाद ढंग को संतुलन का बनाने का प्रयास करती है, जो संभववाद का परिहार है, द्वितीय का चयन करती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बार नव निश्चितवाद और इन सब बात को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, थोड़ा एक बॉक्स है, इसको पढ़ते हैं। मानव भूगोल की
कल्याणकारी परख मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों पर था। इसमें आश्वासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पद सम्मिलित हैं। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही इस सरल उत्तर पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। अमूलवादी यानी कि जिनको हम कहते हैं रेडिकल विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानताओं की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। इसको कहते हैं कार्ल मार्क्स। सर्वकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजी के विकास से था। व्यवहारिक नवनिश्चितवाद ने प्रत्येक चुनाव के साथ साथ मानव जातीय प्रतिष्ठा, धर्म इत्यादि की सामाजिक सर्वकल्पना का बोध किया है और ये चीजें आपको दिखाई दे रही क्या है। ये सारी चीजें हमें इसके अंतर्गत आपका दिखाई देती। तो ये था इन सबका। अब हम इसके बाद आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे हम। तो एक बॉक्स और है, इसको भी हम देखेंगे। मानव का प्रकृतिकरण। बेदा मध्य भारत में अबूजा क्षेत्र के जंगल में रहता है। गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यह पक्षी और अवतर आवारा कुत्तों में जिनकी प्राय भीड़ गांव में मिलती है। यह नहीं देखता है कि छोटी लंगोटी पहनकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेंडा वन का संरक्षण करता है। उसका कबीला कृषि का आदिम स्थानीय रूप है। पैदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों में जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए, अपने विचारों के लिए। महुआ वृक्ष को देखकर बेदा प्रसन्न करता है। जैसे जैसे महुआ पलाश और साल के वृक्ष को देखता है, उसे बचपन से आश्चर्य दिया जाता है कि वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर कितना सौभाग्यशाली है। विश्व गति से पेड़ को विश्व यानी कि सांप पौधे को पेड़ से लपेटकर बेदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल को रोकने के लिए झुकता है तो वन की आत्मा लुई लुबी की प्यास बुझाने को स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ता है। बेदा कूदेदार पत्ते कलमूंद को चबाता है। लड़के के मन में गलजा और कुचला का संग्रहण प्रसार करते हैं। ये विशेष पादक हैं जिनका उपयोग बेदा और लोग करते हैं। इसका आशय है कि वन की आत्मथा तय होती है और उनकी जड़ी बूटियां ले जा जाती हैं। ये आदिम पूर्णिमा का मई अथवा जनजातीय मेल वस्तु की आवश्यकता है। अपने नेत्र बंद करके स्मरण करके कठिन प्रयत्न करता है जो बुजुर्गों ने उनकी जड़ी बूटियों और उनके द्वारा पाए जाने के समझ में था। यह जानना चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट आती है और बेदा और उसकी मित्र, ये भारी लोग हैं, इनको जंगल में ढूंढते हुए आए हैं। एक प्रभा गति ने बेदा और उसके मित्र को सघन वृक्षों के विधन के पीछे अदृश्य हो गया और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। वो वन को जुड़ते हैं, महसूस करते हैं कैसा वन है और उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। ये आपको इसमें बताया गया। तो एक बार पूरा जितना पढ़ा है, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, चलिए किसी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, तो जो शेष बचा है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम लोग इस चैप्टर को हम लोग अपना जो है इतना ही रखते हैं। तो आप लोग एक बार घर पर जाकर इसको रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेंगे। फिलहाल मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।